हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज की क्लास में हम लोग नाटक टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नाटक का विकास किस प्रकार हुआ। साथ ही साथ इस क्लास में हम लोग उन्हीं नाटकों को पढ़ेंगे जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग का नाटकों की पृष्ठभूमि क्या है, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, उस नाटक के लेखक कौन है, साथ ही साथ जो भी नाटक हम लोग पढ़ेंगे उस नाटक का सारांश क्या है, उस नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, इन सारे टॉपिक को काफ़ी अच्छे से आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को कहानी और उपन्यास काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उस क्लास को नहीं देखा है, आप लोग एक बार उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं उन क्लासेस के लिंक पिन कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि उपन्यास और कहानी वाले क्लासेस में मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी उपन्यास कहानी महत्वपूर्ण है उसे काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो इसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ मेरे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाटक क्या है, नाटक का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, नाटक शब्द संस्कृत के नट धातु से बना है जिसका अर्थ होता है अभिनव करना। ठीक है, आगे देखिए, 10 रूपकाचार्य धनंजय ने नाटक की परिभाषा इस प्रकार दी है। अवस्थानुकृति नाट्यम, अर्थात किसी अवस्था के अनुकरण को ही नाटक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नाटक की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत। नाटक की उत्पत्ति के संबंध में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों के अलग अलग दृष्टिकोण माने जाते हैं। भारतीय विद्वान नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि के अनुसार देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ, श्यामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और यथर्ववेद से रस लेकर नाटक नामक पंचम वेद की रचना की। ठीक है, आगे देखिए, अब आप एक कथन नोट डाउन कीजिए जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिसे मैं इस पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाई हूँ। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाटक के विषय में कथन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आप अलग से नोट डाउन कीजिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार अपने क्लासेस में आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी आप लोग मेरी क्लासेस को देखा करें तो पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा करें, क्योंकि मैं बहुत सारे तथ्यों को इस पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाती हूँ, तो वो मैं अलग से आप लोगों को बता देती हूँ। अब आप लोग एक हेडिंग डालिए जिसमें आप लोग लिखिए, हिंदी का प्रथम नाटक नाटककार विद्वानों ने किसे माना है। ठीक है, तो पहले हैं बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने आनंद रघुनंद, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है, जिसके लेखक हैं महाराजा विश्वनाथ सिंह, इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आनंद रघुनंद को, जो कि ब्रज भाषा में है, जिसके लेखक है महाराजा विश्वनाथ सिंह, इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ठीक है, परंतु वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हनुस नाटक, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है, जिसके लेखक हैं गिरधर दास, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है, उसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ठीक है, तो आप इसे काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आनंद रघुनंद को हिंदी का प्रथम नाटक माना है, वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रमुख नाटकों के सारांश और उन्हीं नाटकों को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि 1881 ईस्वी में रचित नाट्य कृति है, जिसकी रचना उन्होंने एक रात में की थी। इसमें 6 दृश्य हैं। तो अंधेर नगरी नाटक में कितने दृश्य हैं? 6 दृश्य हैं।
आलोच्य कृति में भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी चौपट राजा की लोक कथा को लेकर समकालीन राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति दी है। ठीक है। जब राजा मूर्ख होता है तो उसकी मूर्खतापूर्ण नीति का शिकार प्रजा के साथ साथ स्वयं राजा भी बनता है। मूर्खतापूर्ण नीति के फंदे में प्रजा के साथ साथ राजा को भी फंसा दिखाकर भारतेंदु जी ने तत्कालीन अंग्रेज शासकों का पर्दाफाश किया है। आगे देखिए, यह एक हास्य व्यंग्यपूर्ण कृति है। यानी अंधेर नगरी जो नाटक है वो हास्य और व्यंग्यपूर्ण कृति है। अंधेर नगरी कुशासन का प्रतीक है और तत्कालीन अंग्रेजी शासन व्यवस्था की कमियों को उजागर करती है। इसका नाट्य शिल्प उच्च स्तर का है। संवाद छोटे छोटे किंतु कसे हुए हैं। ठीक है। आगे देखिए, एक बकरी के मर जाने पर उसका दोष किस प्रकार एक के सिर से उतरकर दूसरे के सिर पर चला जाता है, इसे अत्यंत मनोरंजक ढंग से इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है। इस अंधेर नगरी में ही टके सेर भाजी टके सेर खाजा बिकता है। ठीक है। आगे देखिए, तो अब आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के 3-4 जो महत्वपूर्ण नाटक हैं उसे नोट डाउन कीजिए। पहला है भारत दुर्दशा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नाटक है वो है नील देवी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद तीसरा नाटक है चंद्रावली, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1876 ईस्वी। ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का चौथा जो काफी प्रसिद्ध नाटक है वो है सती प्रताप, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। ठीक है। कितना है? 1883 ईस्वी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और काफी अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला नाटक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है चंद्रगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त जो नाटक है इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आगे देखिए, प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त का विशिष्ट स्थान है। यह नाटक उन्होंने 1931 ईस्वी में लिखा था। चाणक्य और चंद्रगुप्त इस नाटक के मुख्य पात्र हैं। इतिहास के साथ साथ कल्पना का समावेश भी इस नाटक के कथानक में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किस प्रकार चाणक्य के सहयोग से बनता है तथा उसने किस प्रकार एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करके विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर भगा दिया, यही इस नाटक की कथा वस्तु में चित्रित किया गया है। ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र, क्योंकि परीक्षाओं में पात्रों से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पात्र का नाम दे दिया जाएगा और प्रश्न होगा कि ये पात्र किस नाटक के हैं, किस कहानी के हैं, किस उपन्यास के हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रमुख पुरुष पात्र, जिसमें चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, पर्वतेश्वर, नंद, सेलुकश, महात्मा और दंडयान है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नारी पात्र प्रमुख कौन कौन से हैं चंद्रगुप्त नाटक की। सुवासिनी, अलका, मलविका, कल्याणी और कार्नेलिया। ठीक है। अब आप लोग इस पैराग्राफ को देखिए। चंद्रगुप्त नाटक में एक गीत विशेष रूप से उल्लेखनीय है और ये जो गीत है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो गीत को देखिए आप लोग। अरुण यह मधुमय देश हमारा। इन गीतों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना व्यक्त हुई है। कल्याणी और मल्लिका अपने प्राणों की बलि देती हैं। तक्षशिला की राजकुमारी अलका के हृदय में राष्ट्रीयता की भावनाओं का समावेश है। रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से नाटक सफल नहीं कहा जा सकता। दृश्य अधिक हैं तथा इस नाटक में कुछ दृश्य ऐसे हैं जो कि रंगमंच पर अभिनीत नहीं हो सकते। आगे देखिए, चंद्रगुप्त नाटक में पात्रों की संख्या अधिक है तथा भाषा संस्कृत निष्ठ है। संवाद भी अपेक्षाकृत बड़े बड़े एवं दोहरे भाषा में है। कुशल संपादन से ही इस नाट्य कृति को रंगमंच के योग्य बनाया जा सकता है। कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का विवाह अंत में हो जाता है। तो चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप कुछ चीज़ों को नोट डाउन कीजिए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जयशंकर की कुछ और नाटकों से संबंधित कुछ चीज़ों का आप नोट डाउन कीजिए।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ठीक है। इनका एक प्रसिद्ध नाटक है करुणालय, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। प्रायश्चित, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। विशाख, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी। ठीक है। आगे देखिए, अगला जो इनका नाटक है वो है स्कंदगुप्त, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। अब आप लोग कुछ चीजें नोट डाउन कीजिए। जो स्कंदगुप्त नाटक है, इस नाटक में कुमारगुप्त के विलासित साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कला, संघर्ष और विदेशी आक्रमण का चित्रण हमें इस नाटक में देखने को मिलता है। ठीक है। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद का एक काफी प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को काफी गहरे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ये समस्या प्रधान नाटक माना जाता है। तो इस चीज को आप काफी अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि जयशंकर प्रसाद का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें तलाक, अनमेल विवाह का चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो वो नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तो इस प्रकार जयशंकर प्रसाद के जो भी महत्वपूर्ण नाटक थे, उनसे जो भी प्रश्न पूछे जा सकते, वो सब मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से बता दिया है। आगे देखिए, अंधा युग। और ये नाटक भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीतीय नाट्य है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। इसका कथानक महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तिथि में कृष्ण की मृत्यु तक के कालखंड पर आधारित है। और अंधा युग नाटक को मैंने काफी विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। अगर आप लोगों को इस नाटक का फुल वीडियो देखना होगा तो एक बार आप मेरे चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। आगे देखिए, अंधा युग नाटक में कुल 5 अंक हैं और इन पांचों अंक से यूजीसी नेट की परीक्षा में हमेशा क्रम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे स्पेशली ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो वो 5 अंक कौन कौन से हैं, आप इसे देखिए। पहला है कौरव नगरीय, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ठीक है। और इन पांचों अंक को आप काफी अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखिए, इन अंकों के अतिरिक्त आरंभ में स्थापना और अंत में समापन के अंतर्गत प्रभु की मृत्यु का समावेश किया गया है। तीसरे और चौथे अंक के बीच में एक अंतराल भी है जिसका शीर्षक है पंख, पहिए और पट्टियां। ठीक है। आगे देखिए, धर्मवीर भारती ने ये स्वीकार किया कि अंधा युग नाटक की प्रेरणा उन्हें बचपन में ही देखी रामलीला से मिली थी। युद्ध में मर्यादा टूट जाती है, विवेक पराजित होता है और अंधेपन की विजय होती है। द्वितीय विश्व युद्ध ने समुचय मानव समाज में जो गतिहीनता भर दी थी, उसी को दूर करने का प्रयास अंधा युग नाटक में लेखक ने किया है। युद्ध के उपरांत मानव का भविष्य क्या होगा, इसी प्रश्न पर लेखक ने इस कृति पर विचार किया है। आगे देखिए, अंधा युग नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। पहले हैं अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृति वर्मा, युयुत्सुफ, गांधारी, संजय, विदुर, धृतराष्ट्र, वृद्ध याचक। ठीक है। इस नाटक में प्रहारी और याचक कल्पित पात्र हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंधा युग नाटक के कल्पित पात्र कौन कौन से हैं। वो हैं प्रहारी और याचक। शेष सभी प्रसिद्ध पौराणिक पात्र हैं। अंधा युग का केंद्रीय पात्र अश्वत्थामा है जो प्रतिहिंसा एवं घृणा की साकार प्रतिमूर्ति है। आगे देखिए, गांधारी कृष्ण के देवतत्व को नकारती हैं और उन्हें श्राप देती हैं जिसे वे सहर्ष अंगीकार कर लेते हैं। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग के परमाणु अस्त्रों का बोध करवाते हैं। अंधा युग का परिवेश सत्य, मर्यादा एवं दायित्व के प्रश्न को उभारता है। अंधा युग नाटक के प्रमुख पात्र अश्वत्थामा एवं गांधारी विघटन से त्रस्त, निराशा से कुंठित, अंतर संघर्ष से ग्रस्त एवं मर्यादाहीन जीवनधारा के प्रतिरूप बनकर उपस्थित हुए हैं। युयुत्सु न्याय का पक्ष लेकर भी पश्चाताप की अग्नि में झुलसता है और ग्लानि और क्षोभ से भरकर आत्महत्या कर लेता है।
युद्ध में मानव मूल्यों की हानि इस सीमा तक हो जाती है कि अश्वत्थामा पांडव पुत्र का वध करने से भी नहीं चूकता। अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र का साधना कर देने पर व्यास द्वारा उसे धिक्कारना वर्तमान संदर्भ में परमाणु अस्त्रों द्वारा की जा सकने वाली विनाश लीला का बोध कराती है। अब आप इस पंक्ति को देखिए। मैं हूँ व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ तो नर पशु तो आगे आने वाली सदी तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदे विकलांग कुंठाग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। आगे देखिए। वर्तमान विश्व में व्याप्त हथियारों की दौड़ शीत युद्ध का कारण बनती है। युद्ध में हुए रक्तपात मानव को युद्ध के प्रति घृणा से भर देता है। अंधायुग नाटक की भाषा तत्सम शब्दों से युक्त हिंदी है। अंधायुग में उन्होंने महाभारत में प्राचीन मिथक को सशक्त एवं बहुआयामी अभिव्यक्ति दी है। अंधायुग नाटक की रंगमंचीयता असंदिग्ध है। इसे रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत किया जा चुका है। साथ ही आकाशवाणी पर इसका रेडियो रूपांतर करके प्रसारण भी किया जा चुका है। आगे देखिए। तो अब हम लोग इस क्लास का अंतिम नाटक देखेंगे जो है आधे अधूरे। ठीक है। और ये नाटक भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है। आधे अधूरे हिंदी के प्रतिभा संपन्न नाटककार मोहन राकेश की 1969 ईस्वी में रचित कृति है। यह रंगमंच की दृष्टि से पूर्ण सफल है क्योंकि इसे अनेक बार अभिनीत किया जा चुका है। यानी जो आधे अधूरे नाटक है इसे रंगमंच पर कई बार प्रस्तुत किया जा चुका है। और आधे अधूरे नाटक में समाज की विसंगतियों का चित्रण किया गया है और यह बताने का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति अधूरा है। आगे देखिए। आधे अधूरे एक स्त्री और पुरुष के बीच लगाव और तनाव की कहानी है। महेंद्रनाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है। सावित्री भी उसे चाहती है, किंतु विवाह के उपरांत महेंद्रनाथ अपनी पत्नी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है। सावित्री अपनी बची खुची जिंदगी एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, पर सावित्री की यह आकांक्षा पूरी नहीं होती है क्योंकि संपूर्णता किसी में होती ही नहीं। वस्तुतः यह कृति एक पारिवारिक विघटन की कथा है। आगे देखिए। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कटा हुआ है। घर में जो एक अव्यक्त त्रास भरा हुआ है उससे वे एक दूसरे के लिए जहरीले हो गए हैं। आधे अधूरे नाटक में जो परिवार के सदस्य हैं वो एक दूसरे से लगाव नहीं रखते हैं। सभी पात्र आधे अधूरे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आधे अधूरे नाटक कथ्य शिल्प भाषा संवेदना यथार्थ बोध एवं अभिनेता सभी दृष्टि से यह नाट्य कृति उच्च कोटि की है। ठीक है। तो इस प्रकार परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी नाटक काफ़ी महत्वपूर्ण थे जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया है। इस क्लास को आप 2 से 3 बार जब देखेंगे तो आपको जो भी 5-6 नाटक महत्वपूर्ण है वो सारे नाटक काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे। उनका प्रकाशन वर्ष, उनकी पृष्ठभूमि, साथ ही साथ उन नाटकों के महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन से हैं वो सब आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास में मैंने जो भी नाटक आप लोगों को पढ़ाया है ये नाटक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन 4-5 नाटकों से हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और आज की क्लास में मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो इसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और जो भी मेरे पीडीएफ और नोट्स है वो देखने को मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।